हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया की फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं अपने बेस्ट क्वालिटी बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां से आप उसको यूज कर सकते हो। So now let's begin our today's topic, that is nucleic acid metabolism and genetic information transfer। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट करोगे डीएनए से। अब वही हमारा एक तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करता है। फर्स्ट चीज जो हमें समझनी है कि किस तरीके से बायोसिंथेसिस होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में ये हमारी दो फ्यूज्ड रिंग है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारी दो फ्यूज रिंग है, जिसमें हमारा एक तो इमिडाजोल रिंग आ जाती है। ठीक है, ये समझ गए ना, इमिडाजोल। और एक आती है हमारी पिरामिडिन रिंग। इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है हमारा प्यूरिन। साथ ही साथ अगर देखा जाए इसमें नाइट्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अटैच है। चलो, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई थी। अगर हम डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस पाथवे की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्यूरिन जो स्टार्ट होता है वो बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। वो सिंपल मॉलिक्यूल है हमारा अमाइनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये तीन चीज़ों से है। इस पाथवे में स्टेप बाय स्टेप होगा कि जो हमारी प्यूरिन रिंग है वो अटैच हो जाएगी राइबोस 5 फॉस्फेट से। अब सबसे पहले एक मेन स्टेप जो है उसकी आउटलाइन समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होने वाला है PRPP, जिसमें राइबोस 5 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट में। ठीक है, वही फॉर्मेशन है PRPP। मतलब हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट में। किस एंजाइम के थ्रू, PRPP सिंथेटेज के थ्रू। बस आपको ये नाम याद रखना है और इसके आगे एंजाइम के आगे सिंथेटेज लग जाएगा, तो मतलब ये हेल्प आउट कर रहा है उसको कन्वर्ट करने में। ठीक है, रिएक्शन में आपका राइबोस 5 फॉस्फेट है, ATP है, देन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा PRPP का प्लस AMP। अब कमिटमेंट स्टेप आता है, उसमें हमारा जो PRPP है वो रिएक्ट करता है ग्लूटामिन से। ग्लूटामिन से रिएक्ट करने के बाद वो 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन को बनाता है, जो कैटलाइज होता है किसके थ्रू, अमाइडो फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। अमाइडो फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। अब जैसे PRPP है, ग्लूटामीन है, देन आपका 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन बना प्लस ग्लूटामेट देन PPI। ये कमिटमेंट स्टेप है। अब फॉर्मेशन होता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट का, IMP का। ये थोड़ा सा सीरीज ऑफ स्टेप है, जिसमें साथ ही साथ हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे कुछ एटम्स ग्लाइसिन से, फॉर्मेट से, ग्लूटामीन से, एस्पार्टेट से एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वो मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके IMP में, इनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, अब जैसे नोटेबल इंटरमीडिएट हैं जो हमें नोट करने चाहिए, जैसे कि हमारा ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया। इसको आप करना चाहिए, पता होना चाहिए हमारे इंटरमीडिएट किस में फॉर्म होने वाले हैं, IMP के टाइम पर। कन्वर्शन होगा IMP का AMP में एंड GMP में। AMP पाथवे में हमारा IMP कन्वर्ट हो जाता है एडेनाइल सक्सिनेट किसकी मदद से, एडेनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज की हेल्प से। एडेनाइल सिंथेटेज जो हमारा ये एंजाइम है ना, इस एंजाइम की हेल्प से ही हमारा यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब जिसमें हमारा कन्वर्ट होने के बाद जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AMP किसकी वजह से, एडेनाइल सक्सिनेट लाइएज की वजह से। लाइएज की वजह से एंजाइम ही कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। GMP में हमारा जो IMP है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ज़ेंथोसिन मोनोफॉस्फेट में। किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज होता है, XMP में। किसके थ्रू, बाय IMP डीहाइड्रोजनेज। ये जो हमारा IMP है ना, यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, उसके थ्रू होगा। देन वो कन्वर्ट होता है GMP में, GMP सिंथेटेज के थ्रू। ठीक है, बस इतना सा है कि GMP में कन्वर्ट होगा, वहाँ GMP सिंथेटेज लग जाएगा। AMP में कन्वर्ट होगा, वहाँ एडेनाइल सक्सिनेट लाइजेज लग जाएगा। तो ये हमारा मेन प्रोसेस था या पाथवे था, ऐसे मान के चलो। जो हमारा डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस पाथवे है वो ये इसको फॉलो करता है।
ठीक है। अब हमारा सैल्वेज पाथवे आता है। इस पाथवे में जो रिसाइकिल होगा, आपके जो फ्री प्यूरिन बेसेस हैं या न्यूक्लियोसाइड है, जो न्यूक्लिक एसिड से एक तरीके से उसके टर्नओवर से आए हैं, ठीक है, वहां से आए हैं, तो उनका एक तरीके से रिसाइकिल होना जरूरी है। उसमें कुछ की एंजाइम्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे आपका HGPRT, हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। इसमें थोड़े बड़े बड़े नाम हैं, तो उसमें ऐसे समझो, जो हाइपोजेंथिन है वो कन्वर्ट होता है IMP में, और ग्वानिन कन्वर्ट होता है GMP में, जिसमें हम PRPP यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन में हाइपोजेंथिन है वो एड ऑन होगा PRPP के साथ, IMP और PPI फॉर्म होगा। यही सेम रिएक्शन उसमें है ग्वानिन में। अब एडेनाइन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, अब इस पर्टिकुलर एंजाइम के थ्रू वो कन्वर्ट होता है एडेनाइन AMP में। एडेनाइन PRPP इज इक्वल टू AMP प्लस PPI, ये रिएक्शन फॉर्म है। तो ये हो गए हमारे एंजाइम के थ्रू। रेगुलेशन में जो बायोसिंथेसिस है न्यूक्लियोटाइड का, वो साथ ही साथ फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनिबिशन के थ्रू रेगुलेट होता है, जहाँ पे बैलेंस होना सेलुलर डिमांड की नीड्स के अकॉर्डिंग चलता रहता है। अब जैसे आपका सिंथेसिस होता है प्यूरिन का, तो उसमें जो की रेगुलेटरी पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, जिसमें जैसे इनिबिशन ऑफ PRPP सिंथेटेज, एंड उसमें अमाइडो फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज भी आता है बाय एंड प्रोडक्ट। जो एंड प्रोडक्ट आपका AMP GMP होने वाला है ना, वही प्यूरिन सिंथेसिस है। अब देन आपका बायोसिंथेसिस होगा पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होने वाला है? अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पिरिमिडिन में 2 तो नाइट्रोजन ग्रुप आते हैं और 4 कार्बन आते हैं, तो उससे हमारा ये पिरिमिडिन रिंग फॉर्म होता है। अब इसमें डी नोवो पाथवे है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पिरिमिडिन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है किससे? जो बेसिक पिरिमिडिन रिंग है वहां से। कैसे? विद द फॉर्मेशन, हमारा जो फॉर्मेशन होगा बेसिक का, देन उसके बाद वो अटैच होता है राइबोज 5 फॉस्फेट से। तो उसका कैसे फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप होगा? सबसे पहले तो कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है ग्लूटामिन से। ग्लूटामिन से सिंथेसाइज्ड होगा, देन CO2 ATP जो एंजाइम कार्बोमाइल है फॉस्फेट सिंथेटेज 2 से, इसके थ्रू ग्लूटामिन, कार्बन डाइऑक्साइड ATP, देन क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? कार्बोमिल फॉस्फेट ग्लूटामिन 2 ADP प्लस PI। अब यहाँ फॉर्मेशन हो गया, यहाँ कार्बोमिल एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फॉस्फेट का हुआ था, यहाँ एस्पार्टेट का होगा। तो जो कार्बोमिल फॉस्फेट है वो रिएक्ट करेगा फिर एस्पार्टेट से और बनाएगा कार्बोमिल एस्पार्टेट बनाएगा, जो कैटलाइज्ड किया जाएगा किस एंजाइम के थ्रू? एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज, इसके थ्रू। तो इस रिएक्शन रिंग क्लोजर होगा, जो कार्बोमिल एस्पार्टेट है वो साइक्लाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म करेगा डाइहाइड्रोरोटेट 2 बाय डाइहाइड्रोओरेटेस, ठीक है, ये फॉर्म होगा इसके थ्रू। देन आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो डाइहाइड्रोओरेटेट था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ओरेटेट में, किसके थ्रू? डिहाइड्रोजनेज यहाँ एंजाइम लगा है। फॉर्मेशन होगा ओरेटिडिन मोनोफॉस्फेट का, वो कंबाइन करेगा PRP से कंबाइन करने के बाद ओरेटिडिन बनाएगा मोनोफॉस्फेट, किसके थ्रू? ओरेटेट के थ्रू, ओरेटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज के थ्रू। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया OMP का। देन हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद OMP का UMP बनेगा। मतलब OMP हमारा डीकार्बोक्सिलेट होगा, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा, किसके थ्रू? ओरेटिडिन 5 फॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू, क्योंकि यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कन्वर्जन होगा उसका पिरिमिडिन में से, पिरिमिडिन में वो है UMP टू UDP और UTP। तो UMP जो है हमारा फॉस्फोराइलेट होगा काइनेज के थ्रू, और ये हमारा UDP बनेगा पहले, फिर UTP बनेगा। जैसे ADP और ATP है ना, ऐसे UDP UTP है। UTP टू CTP जाएगा वो एक तरीके से, किसके? CTP सिंथेटेज के, जहाँ पे ग्लूटामिन एज द नाइट्रोजन डोनर रहेगा वो हमारा, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट यूज भी कर सकते हो आप, इसको देख सकते हो। सैल्वेज पाथवे जो होता है हमारा प्यूरिन, पिरिमिडिन, बेसेस और न्यूक्लियोसाइड से सिमिलर ही रहता है, उसको सैल्वेज किया जाता है। वहाँ पे की एंजाइम जो होते हैं, वहाँ पे यूरेसिल फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज है जो कन्वर्ट करता है यूरेसिल को UMP में, और थाइमिडिन काइनेज और यूरिडिन साइटिडिन काइनेज जो है वो फॉस्फोराइलेट पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड जो है वो कोरोस्पॉन्डिंग रहता है मोनोफॉस्फेट के,
ठीक है, रेगुलेशन किस तरीके से होगा, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है, बायोसिंथेसिस होगा न्यूक्लियोटाइड का, वो टाइटली रेगुलेट करता है सेलुलर डिमांड के हिसाब से उनकी बैलेंस को। फिर कैटाबॉलिज्म आता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। अभी सिंथेसिस पढ़ रहे थे, अब कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, जिसमें हमारे न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स होंगे और अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचेगा, आपका फॉर्मेशन करेगा यूरिक एसिड से, ठीक है। किसका ब्रेक डाउन होगा, जैसे आपका प्यूरिन मान के चलो, उसका एट द एंड न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन होके किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसमें कुछ अगर प्रोसेस देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप हमारे कुछ एंजाइम्स हैं जिनके थ्रू होता है। सबसे पहले आपके एएमपी और जीएमपी का डिग्रेडेशन होगा। जैसे हमारा एएमपी कैटाबॉलिज्म है, तो एएमपी जो है वो डिसेमिनेट होगा किसमें, आईएमपी में, ठीक है। एएमपी डिसेमिनेट होगा, डीएमिनेट होने के बाद आईएमपी किस एंजाइम के थ्रू, एएमपी डीएमिनेज के थ्रू। आईएमपी हाइड्रोलाइज करके आयोनोसिन बनेगा किस एंजाइम, न्यूक्लियोसाइडेज की वजह से। 1 by 1 है, पहले एएमपी से आईएमपी बना, आईएमपी से क्या बनेगा हमारा, पीएनपी बनेगा, ठीक है। ये हमें एएमपी कैटाबॉलिज्म में याद रखना है। जीएमपी में हाइड्रोलाइज होके ग्वानोसिन बनेगा न्यूक्लियोसाइडेज के थ्रू, और ग्वानोसिन कन्वर्ट होके ग्वानिन बनेगा पीएनपी के थ्रू। देन ग्वानिन को डीएमिनेट किया जाएगा कि जिससे वो जेनेथिन बन जाए, और जेनेथिन में किस एंजाइम का, जेनेथिन में जब एंजाइम यूज होगा वो है ग्वानिन डीएमिनेज। तो ये क्या हो गया आपका एएमपी का कैटाबॉलिज्म और ये जीएमपी का कैटाबॉलिज्म। फिर हमने देखना है कि उसका कन्वर्जन यूरिक एसिड में कैसे होगा। जैसे आपका हाइपोजेंथिन है या जेंथिन है, उसको ऑक्सीडाइज करके यूरिक एसिड बनेगा, और जिसमें हमारा एंजाइम है जेंथिन ऑक्सीडेज। तो हमें जेंथिन ऑक्सीडेज को याद रखना है, क्योंकि हमारा हाइपोजेंथिन और जेंथिन ऑक्सीडाइज होने के बाद यूरिक एसिड फॉर्म कर रहा है। सबसे पहले जो हाइपोजेंथिन है वो कन्वर्ट होता है जेंथिन में, और जेंथिन देन कन्वर्ट होता है आपका यूरिक एसिड में, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसको इम्पॉर्टेंट, वैसे ऑलरेडी सारे फ्लो चार्ट मेंशन है सभी नोट्स में, अगर आपको इजीली याद करना है तो आप उसको फॉलो अप करो। की एंजाइम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं जो टेक पार्ट करते हैं पाथवे में। सबसे पहले आपका एएमपी, आईएमपी में आएगा आइनोसिन है, हाइपोजेंथिन, जेंथिन से यूरिक एसिड। जीएमपी में आपका ग्वानिसिन, ग्वानिन, जेंथिन एंड देन यूरिक एसिड। तो ये इजी रिमेम्बरेंस के लिए ये याद रखो कि आपको एटलीस्ट याद रहे कि क्या हुआ था उसमें। हाइपर यूरिसीमिया है। हाइपर यूरिसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। या तो उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है और एक्सक्रीट आउट नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में या तो बनना शुरू हो जाएगा, या फिर उसका बाहर निकलना या उसका वहाँ से एग्जिट होना बंद हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब यूरिक एसिड जो होता है हमारा, वो एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। हमें याद रखना है कि हमारा जो यूरिक एसिड है वो रिलेटेड है हमारे प्यूरिन से, और फिर वो प्राइमरली किडनी से बाहर निकल जाता है। अगर वो बनना या उसका डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। हाइपर यूरिसीमिया के कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज, अब या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया। यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बिना बात के तो बढ़ेगा नहीं। आपकी ऐसी डाइट है जिसमें प्यूरिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कुछ लोग रेड मीट लेते हैं या सी फूड लेते हैं, तो उनकी डाइट में प्यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा है। सेल का टर्नओवर अगर बढ़ जाए, तो जैसे कैंसर, हीमोलाइसिस है, तब हो सकता है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स हैं। और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किस वजह से कम हो सकता है, देखो, एक तो या तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या एक्सक्रीशन कम हो रहा है। किडनी हमारी डिसफंक्शन हो गई है, या फिर हमारी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मेडिकेशन में आपके डायूरेटिक्स लगे हुए हैं, मेटाबॉलिक, आप ओबीज हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाता है। अब गाउट डिजीज क्या होती है, गाउट हमारी एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होता है, या एक तरीके से उसमें सडन या सीवियर अटैक होता है पेन का। जैसे आपका मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स है ना, देखो ये है गाउट डिजीज, ऐसे बाहर एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है। बहुत लोगों ने शायद देखा भी होगा, कुछ लोग तो इसको पहचान ही नहीं पाते, बस उनको दर्द होता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपके मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन आना लगेगा, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस भी बोल सकते हैं।
एकदम से हो जाएगा, रेडनेस, पेन रहेगा, सीवियर अटैक, टेंडरनेस रहती है जॉइंट में। और ये हमारे डायरेक्ट लिंक रहता है हाइपर यूरेसीमिया। अगर हाइपर यूरेसीमिया किसी को है देन गाउट डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में बस हमें ये समझना है कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है जिसकी वजह से यूरेट क्रिस्टल बनने लगते हैं और वो क्रिस्टल जाके जॉइंट में, टेंडेंस में या फिर टिश्यूज के इर्द गिर्द जाके इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। फिर इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करने के टाइम पे वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या बहुत ज़्यादा पेन रहता है। सिम्टम्स क्या होंगे? आपके जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा या आपका एक तरीके से बिग टो आपने देखा भी होगा, जो अभी हमने ऊपर पिक्चर देखी थी ना इमेज, उसमें स्वेलिंग, रेडनेस हो सकता है जहाँ पे है। मोशन में प्रॉब्लम आएगी कि ज़्यादा अफेक्टेड जॉइंट मूव नहीं कर पाएगा, लिमिटेड रेंज में ही मूव कर पाता है। और अटैक के टाइम पे जैसे ज़्यादा होता है वो कुछ फैक्टर्स के थ्रू भी ट्रिगर होता है। जैसे कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, किसी को स्ट्रेस है या किसी फूड की वजह से, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे गाउट। ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स है कि ये ट्रिगर करे तो शायद अटैक ज़्यादा जल्दी आने लगे। डायग्नोसिस कैसे होगा? ये तो देखो क्लिनिकल इवैल्यूएशन होगा, क्लिनिकल देखा जाएगा तभी पता चलेगा। आपके सीरम में यूरिक एसिड का लेवल देखना पड़ेगा, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस कराना पड़ेगा और इमेजिंग करनी पड़ेगी। उस टेक्निक के थ्रू ही पता चलेगा कि गाउट डिजीज है या नहीं। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं? या तो आप एनसेड्स ले लो, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटोरी ड्रग्स होती हैं उनका यूज किया जा सकता है। कॉल्सीकाइन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। तो ये जो एक्यूट अटैक आते हैं वो मैनेज करने के लिए ओके हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म मैनेज करना है तो आपको यूरिक एसिड के लिए, या ऐसा समझो यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ मेडिकेशन यूज़ करनी है। एलोप्यूरिनॉल है, उसको यूज़ कर सकते हो। अपने लाइफस्टाइल को देखो, कोई भी अगर डिजीज़ है आपकी, कोई भी डिजीजेस है और उसका मैनेजमेंट करना है आपको, तो 2-3 चीज़ें तो हमें, या तो देखो मेडिकेशन तो आपका करना ही करना पड़ेगा, बट उसमें क्या करोगे आप? लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। आप वेट लॉस कर सकते हो, डाइट को मॉडिफाई कर सकते हो, अल्कोहल लेना बंद कर दो क्योंकि अल्कोहल कहीं ना, स्ट्रेस लेना कम कर दो। कुछ ऐसी चीज़ों से अवॉइड करो जिससे स्ट्रेस ना हो, और हाइड्रेट रहो। हाइड्रेट तो हर टाइम रहना चाहिए हर चीज़ में। गाउट अटैक को प्रिवेंट करना है तो एक तो प्यूरिन जो है, ज़्यादा जिसमें प्यूरिन फूड रहते हैं उसको अवॉइड करो। अपना हेल्दी वेट रखो, अल्कोहल को कंज्यूम मत करो, ज़्यादा पानी पियो, हाइड्रेट रहो और अपनी चीज़ों को मॉनिटर करते रहो क्योंकि स्ट्रेस भी एक रीज़न है ना अटैक का। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों को देखते रहो। उसकी वजह से आपके जो गाउट के अटैक्स आने वाले होंगे या आ सकते हैं वो कम हो जाएंगे। अब मेमेलियन जीनोम है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है? देखो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर जो है थोड़ा ऑर्गेनाइज है। इसमें हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें पता है क्यों ज़रूरी है। जब भी कभी डेवलपमेंट होना हो, फंक्शनिंग है, रिप्रोडक्शन होना है ऑर्गेनिज्म का, तो वहाँ पे वो होता है। अब इसमें डीएनए रहेगा, वो पैक्ड रहेगा क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम रहेगा हमारे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस है हमारा सेल के अंदर। तो ठीक है, इसके हिसाब से हम मेमेलियन जीनोम की बात कर रहे हैं। अब मेमेलियन जीनोम में हमारा डीएनए स्ट्रक्चर आ जाएगा, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। डीएनए तो आई गेस सबने इस तरीके से देखा ही होगा कुछ। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में हमारे हर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप रहता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगी और हमारे 4 नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम ने नंबर और टाइप में हमारा, जैसे मैमल्स हैं तो उसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स रहते हैं और ह्यूमंस में हमारे 46 क्रोमोजोम होते हैं जिसमें 23 पेयर्स देखने को मिलते हैं। अब उसमें 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं और एक ही पेयर होता है जो सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स डिटरमाइन करता है। स्ट्रक्चर में हर क्रोमोजोम में सिंगल, या आप ऐसे बोलो मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, कंटिन्यूस मॉलिक्यूल है डीएनए का जो एसोसिएट होता है प्रोटीन से, पैकेजिंग और मैनेज करने में हेल्प आउट करता है। क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में हमारा यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन है। क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन हमारा लेस कंडेंस्ड होता है, क्रोमेटिन से बना रहता है, एक्टिवली ट्रांसक्राइब रहेगा। हेट्रोक्रोमेटिन हमारा कंडेंस्ड फॉर्म में है क्रोमेटिन का, जो सेंट्रोमेयर आप और टेलोमेयर में देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शनली अगर देखा जाए तो वो एक्टिव नहीं होता। ठीक है, जीन्स हैं, एक्सोन्स, इंट्रॉन्स, ये होते हैं। जीन्स थोड़े से एक्सपोज रहते हैं, एक्सोन्स
सॉरी नॉट एक्सपोज, कंपोज रहते हैं एक्सोन से एंड इंट्रॉन से। जो एक्सोन्स हैं वो आपके प्रोटोन या प्रोटीन की तरह एक्सप्रेस रहते हैं, जहाँ पे हमारे इंट्रॉन्स हैं वो स्लाइस्ड आउट रहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग के टाइम पे। रेगुलेटरी रीजन में हमारा प्रमोटर्स रहते हैं, एनहांसर, साइलेंसर, वो सीक्वेंस है वो रेगुलेट करेंगे जीन एक्सप्रेशन को, वो बाइंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज। नॉन कोडिंग डीएनए जो होता है उसमें आपके इंट्रोन्स, इंट्रेनिक, तो ये सारे आपके क्या है, फंक्शनल एलिमेंट्स, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस की कंपोनेंट्स हैं हमारे मेमेलियन जीनोम में, जो हमें पता होना चाहिए। अब क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और पैकेजिंग किस तरीके से होती है? अब क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम में हाई ऑर्डर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर आता है, जिसमें जैसे आपका न्यूक्लियोसोम है उसमें बेसिक यूनिट होगी, जो हमारा न्यूक्लियोसोम है वो फंडामेंटल यूनिट होता है क्रोमेटिन का, उसमें सेगमेंट्स रहेंगे, डीएनए हमारा रैप अराउंड रहता है किसी भी हिस्टोन ऑक्टोमेर के, लिंक्ड डीएनए रहेगा क्योंकि हमारा डीएनए रहता है न्यूक्लियोसोम के बीच में। अगर हायर ऑर्डर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 नैनोमीटर फाइबर, लूप डोमेन, हाई फाइबर ऑर्डर फोल्डिंग, तो ये हो जाता है। जीनोम फंक्शन और रेगुलेशन में जीनोम का अगर फंक्शन देखा जाए, सबसे पहली चीज़ है जीन एक्सप्रेशन के टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे वो सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो हमारा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होगा, देन रिकम्बाइन होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होगा होमोलोगस का। देन हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें पता है। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है, उसमें 2 लॉन्ग स्ट्रैंड रहेंगे, वो एक डबल हेलिक्स बनाएंगे ट्विस्टेड लैडर की तरह, इस तरीके से। ये बैकबोन रहेगी, हर स्ट्रैंड में आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन रहती है, जहाँ पे शुगर कैसा रहता है, बीइंग विद डीऑक्सी राइबोज। और जो बेसिस रहते हैं हमने देखा था ना, न्यूक्लियोटाइड के 4 बेसिस होंगे, 4 नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये होते हैं। बेस पेयरिंग जो होती है उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उनके बीच में, जैसे ए की होती है टी के साथ और देन सी की होती है जी के साथ, तो ये पेयरिंग है। एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन रहती है इनकी, 2 स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे आपका 5 देन 3, और वही सेम बात करें तो 3 to 5 इस तरीके से। मेजर और माइनर ग्रूव्स रहते हैं, जिसमें हमारा हेलिक्स जो रहता है वो ट्विस्ट रहता है, ग्रूव्स बनाता है। हर साइड पे आपका प्रोटीन बाइंडिंग रहेगा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम है, जैसे आपका डीएनए है वो पैक्ड होता है क्रोमेटिन में, और साथ ही साथ कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम बनाता है जब सेल डिवीजन होता है। फंक्शन वही सेम है, देखो एक तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना, रेप्लिकेशन में हेल्प करना, जीन एक्सप्रेशन को, सीक्वेंसिंग को देखना, साथ ही साथ बहुत सारे रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, वो सारी चीज़ों को देखना, ये हमारे डीएनए का फंक्शन है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डीएनए के बारे में, ठीक है, डीएनए के बारे में था। अब डिस्कस करेंगे हम आरएनए के बारे में, जो आपको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे होता है। अगर राइबोन्यूक्लिक की बात करें तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा आरएनए रहता है। सिंगल स्ट्रैंडेड में जो आरएनए है वो एक तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है बाय फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ, वो अपने ऊपर ही एक तरीके से फोल्ड करके क्या कर सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकता है। सेम वही है, हर स्ट्रैंड में आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन रहेगी, साथ ही साथ आपका शुगर बीइंग राइबोज रहेगा, ठीक है। वहाँ ये राइबो न्यूक्लियस है ना, तो राइबोज। आरएनए में हमारे क्या रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड जो है, जो बेस पेयरिंग होती है वो भी 4 होता है, बस उसमें थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आ जाता है थाइमीन और यूरेसिल में। एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, उसमें जो पेयरिंग रहती है वो अलग, ए की पेयरिंग यहाँ यू के साथ रहती है और सी की पेयरिंग यहाँ जी के साथ रहती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारा जो आरएनए है वो हेयर पिन फॉर्म करता है, हेयर पिन की तरह रहेगा, आपको लूप दिखेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर बेस पेयरिंग हो रही है। टाइप्स ऑफ आरएनए, कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं हमने पढ़ा था, हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि एमआरएनए होता है, मैसेंजर का काम करता है, टीआरएनए ट्रांसफर का काम करता है, राइबोसोमल आरएनए है, अदर आरएनएज, ये सारे इंक्लूड होते हैं। अब इनका कुछ अपना पर्टिकुलर वर्क भी होता है, जैसे हमारा आरएनए है, एमआरएनए, जैसे
मैसेंजर है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक लेकर जाता है जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक लेकर जाए कि प्रोटीन बन सके हमारा। ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, वो ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक, ठीक है। वो जब भी कभी हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो अमाइनो एसिड किसी पर्टिकुलर ट्रांसफर हो जाएगा, और कहाँ ट्रांसफर होगा, राइबोसोम तक। अब आपका है आरआरएनए राइबोसोमल, तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंपोनेंट जो है राइबोसोम के, जब हमारा प्रोटीन कंपोनेंट्स या इस तरीके से समझो जो हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, और बहुत अदर आरएनए, इन ये तो मेन समझ जाओ कि ये तो मेन पार्ट है, इनका तो पता होना चाहिए। जो बहुत सारे हैं, जैसे आरएनए में एसएन आरएनए है, माइक्रो आरएनए, बहुत सारे आरएनएज होते हैं, बट वो किस में अलग अलग रेगुलेशन और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। देखो फंक्शन वही काम करेगा, मैसेंजर का काम है कि एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो डीएनए टेम्पलेट से जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो, तो ये चीज़ हमें देखनी है। ट्रांसलेशन में अगर आपका एमआरएनए है वो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन सीक्वेंस में, किसके, राइबोसोम के थ्रू इन द साइटोप्लाज्म। देन ट्रांसफर आरएनए में अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, जो आपका टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड को राइबोसोम में। राइबोसोमल में स्ट्रक्चर की बात होती है कि जो आरआरएनए है हमारा, वो मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम बनाता है। कैटालिसिस है, कैटालिसिस में जैसे हमारा आरआरएनए है तो कैटालाइज करता है किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है, अमाइनो एसिड के बीच में जब भी कभी प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा हो। रेगुलेटरी आरआरएनए में ये होता है, या रेगुलेटरी आरएनएज में एमआईआरएनए है, एसआईआरएनए है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं या एक तरीके से स्मॉल आरएनए हैं जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को डिग्रेड करके एमआरएनए या ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करके। एसएनआरएनए है जो स्प्लाइसिंग या एक तरीके से क्या करता है, प्री एमआरएनए को कहाँ से, इंटरॉन्स और जो वहाँ से रिमूव करके एक्सॉन पे ज्वाइन कराता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंस, वो इसलिए ज़रूरी है, दोनों को कंपेयर कीजिएगा। डबल है, ये सिंगल है, यहाँ डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ राइबोज है। बेस पेयरिंग में थाइमीन यूरेसिल का डिफरेंस आ जाता है, बेस पेयरिंग एटी होता है, यू है। यहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है फंक्शन। ये हमारा डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है और इस कंपैरेटिवली आरएनए से ये कम स्टेबल रहता है। न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में रहेगा, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा आरएनए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये पर्टिकुलर 3 जगह रह सकता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन है, या आप ऐसा समझिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है सेल डिवीजन के लिए। एक नॉर्मल सा है ना, सेल डिवीजन के टाइम पर भी तो कुछ करना होगा ना। अब जैसे आपका सेल डिवीजन हुआ, दोनों सेल डिवीजन के टाइम पे जो डॉटर सेल्स होते हैं उनको एग्जैक्ट कॉपी की ज़रूरत होती है, किसकी, डीएनए की। अब इस प्रोसेस में ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी है जहाँ पे हमारा हर एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक ओरिजिनल स्ट्रैंड जाता है और एक नया सिंथेसाइज होगा। आप ऐसे समझो ये तो ओरिजिनल जा रहा है एक साइड, बट ये क्या है, ये आपका न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है जो पास ऑन होगा। सबसे पहला स्टेप में इनिशिएशन होता है, या आप ऐसे समझो ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर शुरू होता है हमारे डीएनए की, और उस साइट को हम कहते हैं ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो सके, ठीक है। अनबाइंडिंग होती है आपके किसी ओरिजिन से, और इन्हीं ओरिजिन पे आपका एंजाइम रहता है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज का क्या काम है, इसको अनबाइंड करना है, जो बाइंड हुआ है एक दूसरे के साथ डीएनए, उसको अनबाइंड करना। जब सेपरेट होते हैं 2 स्ट्रैंड्स आपके, तो वहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क आके अटैच हो जाता है जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होना शुरू होगा, ठीक है। ये डीएनए सिंथेसिस हो गया, ये इनिशिएशन है। आपका प्राइमर सिंथेसिस में प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेजेस है तो वो सिंथेसाइज करेगा नए डीएनए स्ट्रैंड को, जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है ना उसको सिंथेसाइज करेगा। बट ये
एक तरीके से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसको पहले से एग्जिस्टिंग फॉर्म में ही होगा, वो पहले से एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं है कि यहाँ से आज ही से लाइक स्क्रैच से स्टार्ट होगा, नहीं, पहले से जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड होगा वहीं से वो स्टार्ट हो सकता है। देन आपका प्राइमेज एक्टिविटी आती है। तो जो एंजाइम है प्राइमेज, वो एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है, जिसकी वजह से एक स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट आएगा हमारे डीएनए पॉलीमरेज के। अब जब वो आएगा वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू हो जाएंगे। देन आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है इलोंगेशन का। इसमें हमारा सिंथेसिस रहता है बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है प्रोकैरियोट्स में होता है, और हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है जो यूकैरियोट्स में होता है, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू करते हैं थर्ड एंड पे। ये जो हमारा थर्ड एंड है ना, यहाँ ऐड करना शुरू करते हैं किसी भी आरएनए प्राइमर पर। साथ ही साथ जैसे इलोंगेट होगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड, फिर वो मैच करेगा अपने अपने बेसिस से, जो बेस है ना उससे मैच करेगा। जैसे ए टी से मैच करेगा, सी जी से मैच करेगा डीएनए में। यहाँ आरएनए की बात नहीं हो रही है, डीएनए की बात चल रही है अभी। लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड होगा, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होगा कंटिन्यूसली, कि जिससे वहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क का अटैचमेंट हो सके आप टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्म। और जब लैगिंग स्ट्रैंड होगा वो सिंथेसाइज हो जाएगा, और शॉर्ट स्ट्रैंड जो है उसको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। कहाँ, दूर, रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर होता है, उसके पास नहीं होता। प्राइमर रिमूवल होगा, गैप फिलिंग करी जाएगी। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो प्रोकैरियोट्स में रहेगा, और डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा यूकैरियोट्स में है वो आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करता है। रिप्लेस करने के बाद किससे, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से। तो ये हमारा इलोंगेशन का प्रोसेस है। देन लाइगेशन आता है। ओकाज़की फ्रेगमेंट जो होता है, जैसे आपका निक लेफ्ट है, ओकाज़की फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड में वो सील कर दिया जाता है एंजाइम के थ्रू, जो डीएनए लाइगेज है। फिर एक हमारा दोबारा से क्या बनेगा, कंटिन्यूअस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनता है डीएनए का, इस टाइप से, ठीक है। टर्मिनेशन होगा, देख जब कंप्लीशन हो जाएगा रेप्लिकेशन का, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो फिर उसको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। तो दोनों ही डायरेक्शन में जो दूसरी साइड से है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा। देन जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। वो फॉर्क मर्ज हो जाएंगे एडजेसेंट ओरिजिन से, फिर उसका टर्मिनेशन साइट होगी डीएनए मॉलिक्यूल पर। आपका सर्कुलर क्रोमोसोम है, जैसे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में कोई भी सर्कुलर क्रोमोसोम रहेगा, जैसे बैक्टीरिया है, तो रेप्लिकेशन जो हो रहा था, जो रेप्लिकेशन चल रहा था ना, तो एक साइड अपोजिट साइड होता है, उस ओरिजिन को टर्मिनस बोलते हैं। टर्मिनेशन का ही एक काइंड ऑफ पार्ट है, या उसका एक टर्म है टर्मिनस। अब इससे याद कर सकते हो आपका ये क्या है, फ्लो चार्ट है, और यही फ्लो चार्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब आप स्टार्ट करते हो पहले इनिशिएशन होगा, फिर इनिशिएशन किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का, अनवाइंडिंग भी शुरू होगी। अब अनवाइंडिंग होगी डीएनए डबल हेलिक्स की, फिर वो प्राइमिंग करेगा, प्राइमर होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएगा, देन इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होगा डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, जो आपके स्ट्रैंड फॉर्म थे वो न्यूली स्ट्रैंड जो फॉर्म स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। इनिबिटर्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। अब जैसे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं आपके, एंटीबायोटिक्स हैं, या न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स हैं, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन को नहीं होने देते, उनका डिसरप्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। और प्रॉपर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन है, जैसे कैंसर सेल्स होते हैं, तो उस टाइम पे हमें रेप्लिकेशन स्टॉप भी करना पड़ता है। कुछ पर्टिकुलर आपके बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करना भी पड़ता है, भाई क्यों कराएं हम उनका एक तरीके से रेप्लिकेशन। तो बहुत सारी जगह है जब हमें डीएनए रेप्लिकेशन को रोकने के लिए इनहिबिटर्स को यूज़ करना पड़ता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होती है, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। अब प्रोकैरियोट्स जो होता है वो सिंगल ओरिजिन है, और हमारा जो यूकैरियोट्स है वो मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं पर क्रोमोसोम। रेप्लिकेशन रेट इनमें 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड रहता है, बट इनमें 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड रहेगा। डीएनए पॉलीमरेज, इसमें मेन डीएनए पॉलीमरेजेस कौन से एंजाइम्स रहते हैं, प्राइमर रिमूवल क्या चलता है, टेलोमरेजेस क्या है, और आपका साथ ही साथ रेप्लिकेशन मशीनरी, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन फॉक्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अगर आपको डिफरेंसेस देखने हैं डीएनए के बीच में।
ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस। अब जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन आता है, ट्रांसक्रिप्शन को हम आरएनए सिंथेसिस भी मान के चल सकते हैं। जैसे आपका ये पूरा प्रोसेस ऊपर का चला गया रेप्लिकेशन, अब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा आरएनए का सिंथेसिस होने वाला है, या ऐसा समझिए जिसमें हमारा सेगमेंट डीएनए का कॉपीड इनटू आरएनए। डीएनए का जो सेगमेंट है वो कॉपी किया जाएगा आरएनए में, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू। ये डीएनए का सेगमेंट है वो आरएनए में जाएगा, बट किसकी वजह से? एक पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से। वो एंजाइम है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। करेक्ट। अब फर्स्ट स्टेप जो होता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, देन उसके बाद उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा। थोड़े समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम हमारा डीएनए प्रमोटर से बाइंड होता है, और जैसे ही बाइंड होगा क्या होगा, यहाँ पे इनिशिएशन होगा। देन आपका आरएनए पॉलीमरेज ऐड कर देगा न्यूक्लियोटाइड से कि वहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड ग्रो कर सके। देन इलोंगेशन होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज पूरा रीच कर जाएगा वो टर्मिनेशन सीक्वेंस पे जाएगा, देन जाके टर्मिनेट हो जाएगा। वही चीज़ है, यही प्रोसेस चलने वाला है, यही हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने डीएनए में पढ़ा है वैसे ही यहाँ पे इसमें हमारा आरएनए में भी होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, ये हमारा टर्मिनेशन हो गया। देन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यूकैरियोट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। जैसे आपका कैपिंग, वो 5 कैप एडिशन हो सकता है। पॉलीएडेनाइलेशन है, पॉली ए टेल एडिशन होता है। स्प्लाइसिंग में हमारा इंट्रॉन रिमूवल और एक्सॉन ज्वाइनिंग, ये सब सेम है ऑलमोस्ट, कि किस तरीके से कहाँ ज्वाइन होना है, कहाँ टेलिंग और कैपिंग होनी है, वही सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, वो प्रोटीन जो है वो हमारे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करता है। जब बाइंड करता है तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एक तरीके से रेगुलेट करेगा प्रोमोटर से। एनहांसर और साइलेंसर्स होते हैं, डीएनए सीक्वेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन का रेट। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना है या डिटेल में पर्टिकुलर इसको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या आप नॉर्मली भी बता सकते हो कि आपको इसके बारे में और जानना है। तो वी विल पर्टिकुलरली मेक अ वीडियो ऑन इट, कि हम इसको ज़्यादा एलैबोरेट करके समझाएं, क्योंकि अभी इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना कि अगर हम एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे आप भी बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो एक ओवरव्यू और एक उसका समझना ज़रूरी है हमें कि हाँ एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बता सकते हो आप, कोई अगर आपको डाउट है या आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक पर या आप स्पेसिफिकली किसी भी हेडिंग पर चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं या उसको ज़्यादा एलैबोरेटिव वे में एक पर्टिकुलर टॉपिक को बनाएं, देन यू कैन कमेंट अस। ठीक है, कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। समझ गए ना? गुड। अब जैसे डिफरेंसेस क्या हैं आरएनए सिंथेसिस के, यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में सिंथेसिस क्या है, अब वहाँ नहीं पढ़ा ऊपर, तो क्या करो यहाँ इंपॉर्टेंट इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका सेलुलर लोकेशन क्या है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता है। प्रोकैरियोट्स में दोनों चीज़ें एक ही जगह होती हैं, वो होती हैं साइटोप्लाज्म में। अब पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2, 3, ये सारे पॉलीमरेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं ये। बट प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रहता है सारे आरएनए टाइप्स के लिए। इनिशिएशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रमोटर्स रहते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में रिक्वायर्ड रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर्स हैं, सिंपल प्रमोटर हैं, वो रिक्वायर्ड रहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आपका थोड़ा सा ये यूकैरियोट्स में एक्सटेंसिव रहता है, जैसे 5 कैपिंग है, 3 पॉलीएडेनाइलेशन, स्प्लाइसिंग, ये आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में रहेगा। बट प्रोकैरियोट्स में मिनिमल नो कैपिंग या पॉलीएडेनाइलेशन या स्प्लाइसिंग होता है। 5 कैपिंग में जो होता है आपका एडिशन ऑफ मॉडिफाइड ग्यूनाइन न्यूक्लियोटाइड टू
5th एंड, आपका जो ये 5 एंड है यहाँ पे ग्यूनाइन न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा जो मॉडिफाइड है, ठीक है, बट प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। पॉलीएडाइन एडेनाइलेशन में हमारा एडिशन होता है पॉली ए टेल का 3rd एंड पे, यहाँ नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन से रिमूवल करके एक्सॉन पे ज्वाइनिंग करते हैं, बट ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में ये आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल मैकेनिज्म है, या ऐसे समझिए जिसमें हमारा क्लीवेज और एडेनाइलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में। ये सिंपल मैकेनिज्म है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। जो इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स हैं वो यूज़ होंगे। रेगुलेटरी मैकेनिज्म में ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ यहाँ पे एनहांसर साइलेंसर जो हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं, बट अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखोगे वो थोड़ा सा सिंपल है, और ऑपरेंस और रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं। mRNA प्रोसेसिंग है, जैसे आपका प्री mRNA है तो वो क्या करेगा, एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग में उसके थ्रू गुजरता रहता है जब तक कि हमारा जो mRNA है वो मैच्योर ना हो जाए, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में mRNA डायरेक्टली सिंथेसिस के बाद ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के। किस में डिफरेंस है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन में, या आरएनए सिंथेसिस के टाइम पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ही भूल। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, देखो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन जो जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करेगा ही करेगा, बट हमारे प्रोकैरियोट्स में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। डीएनए जो है वो नेकेड है, ठीक है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं रहता। जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड आपको पता है कि हमारे जैसे हमारे कोड्स होते हैं ना, हमारे मोर्स कोड हैं, हमारे अपनी बातों के कोड होते हैं, बना के रखते हैं जिससे किसी को पता ना चले। सेम ऐसे ही जेनेटिक कोड होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो लिविंग सेल्स यूज करते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को उन्हें ट्रांसलेट करना है, उनको एनकोड करना है, डिकोड करना है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स में, और साथ ही साथ उनको प्रोटीन्स में। तो वो क्या यूज़ करते हैं, जेनेटिक कोड्स यूज़ करते हैं। अब एक तरीके से ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हो, एसेंशियल है कि ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसका सीक्वेंस क्या है, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन में। तो ये जेनेटिक कंपोनेंट्स क्यों, या जेनेटिक कोड जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। कुछ कंपोनेंट्स हमें समझना पड़ता है, जैसे आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है डीएनए और आरएनए का, ये सबको पता है। न्यूक्लियोटाइड बेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, जिसमें हमारा डीएनए में तो आता है ATCG, ठीक है, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, बट यहाँ पे आरएनए में बस इतना सा डिफरेंस आता है, या ए के साथ यू यूरेसिल आ जाता है, C एंड G आर सेम, साइटोसिन ग्वानिन सेम रहता है। कोडॉन्स रहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो एक साथ मिलके जेनेटिक कोड फॉर्म करता है, या यूनिट फॉर्म करता है जेनेटिक कोड की डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल में। हर एक कोडोन जो है वो साथ ही साथ कॉरस्पॉन्ड है हमारे सारे अमाइनो एसिड के, या किसी भी सिग्नल को स्टॉप करने के लिए जब भी कभी प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा है। तो वहाँ पे आपके जो पॉसिबल कोडॉन्स हो सकते हैं वो 64 हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 64 पॉसिबल हो सकते हैं, 4-3 कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड्स। अमाइनो एसिड जो रहता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का। अब जब बिल्डिंग ब्लॉक है यहाँ पे 20 स्ट्रैंड चाहिए होते हैं, या आप ऐसे समझिए 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं जो एनकोड किए जाते हैं बाय द जेनेटिक कोड्स, ठीक है। इस तरीके से ये जेनेटिक कोड्स के की कंपोनेंट्स हैं। आपका एग्जाम्पल कोडॉन और कोरोस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड का समझना है तो इससे यहाँ से समझ सकते हो, जैसे AUG है तो ये मिथ्योनिन है, यहाँ स्टार्ट है ये अमाइनो एसिड का, UUC फिनाइल एलेनिन, ठीक है, UUA ल्यूसिन, मतलब वो है यूरेसिल एडेनिन, यूरेसिल ग्वानिन। अब ये GUU GUC GUA GUG ये हो गया वैलिन। ये साथ में मिलके जितने हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमाइनो एसिड फॉर्म कर रहे हैं, और ये क्या है, स्टॉप कोडोन, UAA UAG UG, ये तो क्या हो गया, ये स्टॉप कोडोन। एप्लीकेशन अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाना है, आपको वहाँ पे नया जीन इंट्रोड्यूस कराना है ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक कोड को। जीन थेरेपी में, पर्सनलाइज मेडिसिन, फॉरेंसिक में, वहाँ पे पर्टिकुलर जेनेटिक कोड्स को यूज़ करके बायोटेक या मेडिसिन में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है इसको। ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस,
अब ट्रांसक्रिप्शन हमारा आरएनए सिंथेसिस था, अब यहाँ ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस मान के चलो। इस प्रोसेस में हम जेनेटिक कोड जो कंटेन करता है मैसेंजर आरएनए, तो उसको डिकोड करते हैं राइबोसोम के थ्रू, और राइबोसोम के थ्रू जब डिकोड होता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक प्रोटीन के बनने के लिए ये सब कुछ जो जेनेटिक कोड और एमआरएनए ये सब होना ज़रूरी है। अब प्रोटीन का होना सेलुलर फंक्शन के लिए ज़रूरी है, उन बिना उसके नहीं होगा। रेगुलेशन के लिए हमारे बॉडी टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। उसमें कुछ की स्टेप्स हैं, सेवरल की स्टेप्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारा एमआरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए और बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन होना है तो इसमें एमआरएनए बाइंडिंग होगी, जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है वो बाइंड करता है एमआरएनए से, फिर वहाँ पे कोडॉन पोजीशनिंग शुरू हो जाती है आपकी, जिसमें हमारा क्या है, तो उसमें आपका कोडॉन एयूजी है, उसको प्लेस करेंगे किस पर्टिकुलर साइट पे, राइबोसोम की पी साइट पे। इनिशिएटर रहता है टीआरएनए बाइंडिंग का, राइबोसोमल असेंबली है, तो ये इनिशिएशन होगा, देन साथ ही साथ इलोंगेशन होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, जो आपका अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग है। तो वहाँ पे जो टीआरएनए है वो नेक्स्ट अमाइनो एसिड को लेकर जाएगा ए साइट पर, फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अमाइनो एसिड और ए साइट के जो है वहाँ पर, फिर ग्रोइंग चेन रहेगी पी साइट पर। तो इस पे साइट याद रखनी है हमें, इलोंगेशन हो रहा है, देन ट्रांसलोकेशन होगा, जो राइबोसोम है वो मूव करेगा एमआरएनए के साथ, उसको शिफ्ट कर देगा टीआरएनए को ए साइड से पी साइड पर, और फिर वो पी साइड से ई साइड पर मूव करेगा। तो लोकेट हो रहा है, ट्रांसलोकेशन चल रहा है उसका इधर से उधर। टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन के टाइम पे कोडॉन रिकॉग्निशन बंद हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाएगा, देन आपका राइबोसोम डिसोसिएट होने लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और पोस्ट जो आपका क्या है, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिंथेसिस के बाद फोल्डिंग चलता है, क्लीवेज है, केमिकल मॉडिफिकेशन, असेंबली, ये सारी चीज़ें होंगी सिंथेसिस के बाद की। प्रोटीन को बहुत सारे मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन पे जो होता है सारा, जितना ट्रांसलेशन हो रहा है प्रोटीन का सिंथेसाइज एक्यूरेटली हो पाए, क्योंकि जितना सेल की नीड है उसके रिस्पॉन्स में, उसकी डिमांड के हिसाब से तो हो जाए कि हमारा प्रोटीन बन पाए, जिसमें हमारा इनिशिएशन, रेगुलेशन है, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, एमआरएनए स्टेबिलिटी, लोकलाइजेशन आता है। एरर्स भी आते हैं आपका जब ट्रांसलेशन चल रहा है, उस टाइम एरर्स में क्या होगा कि उसमें मैल फंक्शनिंग हो सकती है प्रोटीन की, ठीक है। जो प्रोडक्शन हो रहा है मैल फंक्शनिंग प्रोटीन्स का, उसकी वजह से डिजीजेस भी होती हैं। आपका प्रोटीन जो है वो मिसफोल्ड हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, लाइक एग्रीगेट होने की वजह से कुछ कंडीशन आ सकती हैं, जैसे आपका अल्जाइमर डिजीज। म्यूटेशन के टाइम पे जो आपका टीआरएनए है या राइबोसोमल कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉज करते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। इनिबिटर्स हैं ट्रांसलेशन के। तो ट्रांसलेशन जो ऐसा प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का एमआरएनए के थ्रू, ठीक है, एमआरएनए से जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं वो टारगेट करते हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट को या स्टेज जो है प्रोसेस के, और वही इनहिबिटर्स हैं जो ज़रूरी हैं रिसर्च के टाइम पे कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन को समझना, और साथ ही साथ आपके जो वैल्यूएबल एंटीबायोटिक्स हैं मेडिसिन में उनको देखना। अब एंटीबायोटिक्स और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी आते हैं, जैसे आपकी टेट्रासाइक्लिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, मैक्रोलिड्स, क्लोरमफेनिकोल है, आपका साइक्लोहेक्सिमाइड है, प्यूरोमाइसिन है। तो ये सारे क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि इनकी पोटेंशियली अगर देखा जाए पोटेंशियल टॉक्सिसिटी है यूकैरियोटिक सेल्स में। अब उसको मैनेज करने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन है। तो ये हमारे जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स रहती हैं ना प्रोकैरियोट्स में, उसको टारगेट करता है कि वहाँ पे जो बाइंडिंग होने वाली थी अमाइनो एसाइल टीआरएनए की, उसको प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके टेट्रासाइक्लिन अमाइनो एसिड आते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड आते हैं स्मॉल राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में। मतलब एमआरएनए को ये मिसलीड करते हैं। मिसलीड करने के बाद एक तरीके से फॉल्टी प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ऐसा समझिए इनका जो टारगेट है, टारगेट क्या है, कोई भी प्रोकैरियोट
या आपका प्रोकैरियोट में अगर बैक्टीरिया आते हैं तो बैक्टीरिया आ जाएगा, उसको टारगेट करके उसकी प्रोटीन को फॉल्टी बना देंगे कि प्रोटीन जो प्रोडक्शन हुआ है उसका सही से ना हो। दूसरी चीज़, उसकी राइबोसोम जो साइट थी जहाँ प्रोसेस होने वाला था प्रोटीन बनने के लिए, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये सारा काम या ये सारी चीज़ें वहाँ उसको टारगेट करती हैं, फिर देन वो ट्रीट करती हैं इन्फेक्शन को। अब ये सारी जो मेडिकेशन है, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये वही करती हैं, वही इनका काम है उनको अफेक्ट करना प्रोकैरियोट्स को। कुछ जैसे साइक्लोहेक्सिमाइड है, ये यूकैरियोट्स में भी करती हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को भी अफेक्ट करती हैं, दोनों को ही अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें समझना ज़रूरी है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। साथ ही साथ हम इससे एक थेराप्यूटिक ऑप्शन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट भी देख सकते हैं किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। ओके।